नमस्कार, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं फाइट फॉर राइट। सारा इंडिया के खिलाफ जितनी भी ठगी कंपनियां हैं उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। जब तक के राष्ट्रीय संयोजक मदन लाल आजाद जी ने, आज वो हमसे जुड़े हैं। मदन लाल आजाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फाइट फॉर राइट के लागना लपेट कार्यक्रम में। नमस्कार राजपूत साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले मैं अपने तमाम आपके दर्शकों से, अपने समर्थकों से ये अपील कर दूं कि जिस तरह से चरण सिंह राजपूत जी ने व्यक्तिगत स्तर पर भी, तमाम अपने सोर्सेज के स्तर पर भी और अपने फाइट फॉर राइट न्यूज चैनल के माध्यम से जो हमें शक्ति दी है, देश के ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को जागरूक किया है, देश में ठगों के खिलाफ एक माहौल बनाया है, उसके लिए आप निसंदेह प्रशंसा के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं, नमन के योग्य हैं। तो तमाम साथियों को, जो भी आपके श्रोता हैं या मेरे समर्थक हैं या जो भी ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार हैं देश के 20 करोड़, उन तमाम साथियों को फाइट फॉर राइट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और चरण सिंह राजपूत जी को उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए ताकि वो इस मिशन को और आगे बढ़ा सकें और जल्दी से जल्दी हम 23 मार्च 2023 से पहले देश के 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान सुनिश्चित कर सकें। प्रश्न करें सब। 23 मार्च की यदि आपने बात की है तो मैं वहां से शुरू करता हूँ। शहीदी दिवस 23 मार्च तक भुगतान हो जाएगा सभी निवेशकों का? बिल्कुल निसंदेह हो जाएगा राजपूत साहब। मैं इस वक्त पूज्य महात्मा गांधी जी की कर्म भूमि पूर्वी चंपारण मोतिहारी में बैठा हुआ हूँ। जब महात्मा गांधी, क्या एक तरह से ये कह सकते हैं कि आजादी का आंदोलन विफल होने जा रहा था, तो गांधी जी पूर्वी चंपारण आए थे, मोतिहारी आए थे और यहाँ उन्होंने किसान सत्याग्रह आरंभ किया था। सार्वजनिक जांच पड़ताल आरंभ की थी किसानों के शोषण के विरुद्ध, और वो इतना बड़ा हथियार बना गांधी जी का कि पूर्वी चंपारण से एक अहिंसक क्रांति की लहर उठी और जिन अंग्रेजों का शासन सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक था, उन अंग्रेजों को हिंदुस्तान की सरजमीन से बेदखल कर दिया था गांधी जी के उस अहिंसक सत्याग्रह आंदोलन ने। आप देख रहे होंगे कि बिहार में जब 30 जनवरी को पूज्य बापू की पुण्यतिथि पर गोपालगंज में मैंने मिशन भुगतान भारत यात्रा आरंभ की, तो यहाँ साहब देखने लायक अद्भुत नजारा था। कितना जोश था, कितना उत्साह था। हजारों लोग सड़कों पर थे, ऐसा लग रहा था जैसे पूरा हिंदुस्तान गोपालगंज में उमड़ आया हो। और अब इस मूवमेंट को, मिशन को कोई रोक नहीं पाएगा। चूंकि मिशन भुगतान है हमारा, तो अब तो करना पड़ेगा राजपूत साहब। 23 मार्च से पहले यूपी पूरा जाग चुका है, बिहार पूरी तरह से तैयार हो चुका है, महाराष्ट्र तैयार है, राजस्थान तैयार है, मध्य प्रदेश पहले से तैयार था, छत्तीसगढ़ तैयार है, झारखंड तैयार है साहब, उत्तराखंड तैयार हो चुका है। शिमला जा रहा हूँ 5 और उसको 6 और 7 मार्च को। उड़ीसा जा रहा हूँ 8 और 9 फरवरी को। पूरा फरवरी का अंतिम वीक पूरा महाराष्ट्र में है, फर्स्ट वीक पूरा मार्च का राजस्थान में है। फिर छत्तीसगढ़ जाऊंगा, मध्य प्रदेश जाऊंगा, वेस्ट बंगाल जाऊंगा, कर्नाटक है साहब एक प्रोग्राम भुवनेश्वर में बीच में। तो मुझे नहीं लगता कि अब इस हिंदुस्तान की जागी हुई जनता को ठग या बेईमान दोबारा से सुला देंगे या झांसे में दे देंगे। अब तो करना पड़ेगा राजपूत साहब, हर हाल बिहार में। की जो जननी है वो बड़ी क्रांतिकारी मानी जाती है और ये माना जाता है कि कोई भी आंदोलन बिहार के बिना पूरा नहीं हो सकता है। कैसा अनुभव है आपका बिहार के, जो इस समय आप है चंपारण में, उसके बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। सर मेरा अनुभव बहुत अच्छा है। क्रांति और ज्ञान की जन्मभूमि है बिहार। बिना बिहार के कभी कोई सत्याग्रह सफल नहीं हुआ है और न होगा भविष्य में भी। अच्छा, बिहार के लोगों ने जो ताकत दी है मिशन भुगतान भारत यात्रा को, वो अद्भुत है, अकल्पनीय है। मैं ऐसा नहीं समझता था कि जब मैं बिहार जाऊंगा तो इतना बड़ा जनसमूह ठगी पीड़ितों का
सड़कों पर निकल आएगा और सब जो है मिशन भुगतान भारत यात्रा को तेज गति प्रदान कर देंगे। राजपूत साहब, आप देखते होंगे तमाम वीडियोज में, जब मैं कहता हूं ना पहले भुगतान, तो फिर मतदान के नारे पर पूरी ताकत लगा देते हैं लोग। इसका मतलब है कि ये नारा लोगों के दिल में, मन में, मस्तिष्क में प्रवेश कर चुका है। और पहले भुगतान फिर मतदान के नारे को अगर साकार कर दिया देश के 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों ने, तो तमाम राजनीतिक दलों की बहुत दुर्गति हो जाएगी साहब। श्रीलंका से भी ज्यादा बुरे हालात हिंदुस्तान के राजनेताओं के भारतवर्ष कर डालेगा, ऐसा आभास हो गया है, पूरी तरह से विश्वास हो गया है मन में। बिहार के लोगों को वैसे तो लगभग सभी ठगी कंपनी ने ठगा है, लेकिन सुब्रत राय जो है, जो सारा के चेयरमैन है, उनकी जो है वहाँ कर्म जन्मस्थली रही है, तो ये माना जाता है कि सबसे ज्यादा कलेक्शन जो है वो बिहार से होता था और सबसे ज्यादा ठगी बिहार में हुई है। तो उस बारे में किस तरह की बातें सामने आ रही हैं आपके? बिल्कुल सर, बिहार में सहारा इंडिया परिवार के बहुत ज्यादा ठगी पीड़ित हैं। दूसरा नंबर पीएसीएल वालों का है, फिर एक अल्केमिस्ट है, कैमुना है यहाँ, और भी बहुत सारी कंपनी है, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड वगैरह। बाइक बोट के बहुत सारे फौजी भाई मुझे यहाँ मिले हैं, बाइक बोट हेलो टैक्सी स्कैम में जो फंसे हैं। लेकिन जब यहाँ नारा लगाता हूँ ना मैं, ठगों को फांसी दो, बट्स एक्ट लागू करो, तो लोग कहते हैं सुब्रत राय को फांसी दो। आपने देखा होगा बहुत तेजी के, बड़ी ताकत के साथ लोग सुब्रत राय को फांसी देने की मांग कर रहे हैं बिहार के साथी। ये जो आंदोलन है आप लोगों का, वो ये माना जा रहा था कि जमाकर्ताओं का आंदोलन है, लेकिन जिस जी तरह से भीड़ दिखाई दे रही है आपके, विशेष रूप से आपके इस आंदोलन में, तो सारे जमाकर्ता ही है या निवेशक भी आप लोगों से जुड़ रहे हैं? सर, 99% निवेशक या जमाकर्ता हैं, ग्राहक जिनको कहते हैं, जिनको ठगा गया है। और 1% भूमिका हमारे अभिकर्ता एजेंट साथियों की भी हमारे इस आंदोलन में है। अगर 100 निवेशक आ रहे हैं तो एक उनके साथ एजेंट भी होता है, लेकिन एजेंटों की भूमिका को हम नकार नहीं सकते, क्योंकि एजेंट साथियों ने ही तमाम निवेशकों और जमाकर्ताओं को अवेयर किया है, जागरूक किया है कि भाई मिशन भुगतान भारत यात्रा चल रही है और वो अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 की अनुपालना के लिए है। और ये कानून ये कहता है कि 180 दिन में प्रत्येक जमाकर्ता का भुगतान सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम अधिकारी करेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये रही साहब, राजपूत साहब, भीड़ तो जो है सो है ही, भीड़ तो नेताओं को ज्यादा पसंद होती है, लेकिन जो कामयाबी मिल रही है, जो सफलता मिली कि बिहार में पूरे में कहीं आवेदन नहीं ले रहे थे, बट्स एक्ट 2019 के तहत भुगतान की प्रक्रिया ही आरंभ नहीं हुई थी, वो गोपालगंज में हो गई। और यहाँ की सरकार ने 4-4 शासनादेश निकाल रखे थे, 3 साल से वो पेंडिंग थे। जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं, एडीएम फाइनेंस एंड रेवेन्यू, उनको पता ही नहीं था। लेकिन फिर उन्होंने हमारे सामने ही, गोपालगंज के एडीएम साहब ने बड़ा कोऑपरेट किया साहब, अपने सीनियर्स को बात की, डीजी फाइनेंस को बात की, तो पूरी प्रक्रिया समझी और 30 जनवरी से ही उन्होंने उस प्रक्रिया को वहां आरंभ कर दिया। ढेर लगे हुए थे डाक से आए हुए आवेदनों के, लेकिन उनको क्लर्क लोग दबा के बैठे हुए थे, कंप्लायंस नहीं दे पा रहे थे। असेंबली में भी क्वेश्चन लगे हुए हैं बिहार की में इससे रिलेटेड बहुत सारे। तो बिहार में भुगतान की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है साहब। मैं छपरा में था कल, छपरा में भी यही स्थिति रही। आज मैं पूर्वी चंपारण हूँ, उम्मीद है यहाँ भी वही हालात रहेंगे। कल पटना जाऊंगा, सीएम निवास पर जाऊंगा, वहां उनसे मुलाकात करूंगा, डिप्टी सीएम या सीएम जिनसे भी हो सकेगी उनके समक्ष भी इस समस्या को रखेंगे। और फिर 3 तारीख को मधुबनी हूँ साहब मैं। तो मतलब लाल जी, ये बताइए हमारे दर्शकों को और निवेशकों को कि जो बट्स एक्ट के तहत जो भुगतान मिलेगा उन्हें, और जी जो आप लोगों ने प्रक्रिया शुरू की है, तो कैसे भुगतान मिलेगा? उन्हें बुलाकर मिलेगा या उनके खाते में पैसे जाएंगे, किस तरह, थोड़ा बताइए दर्शकों को। सर, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 या पीआईडी एक्ट बिहार का या दूसरे राज्यों के, सब में ये व्यवस्था है कि जो सक्षम अधिकारी हैं वो पहले 7 दिन का या 15 दिन का या 30 दिन का नोटिस भेजेंगे प्रतिवादी को। प्रतिवादी से मतलब जो भी ठग कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको, और उसको कहेंगे कि आपके विरुद्ध ये शिकायत आई है, आप विद इन 15 डेज, 15 दिन में या अधिकतम 30 दिन में इनका भुगतान करें जो इनकी जमा राशि है। अगर वो कर देता है तो ठीक है, नहीं करेगा तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसके खिलाफ एक ऑर्डर पास करेगी, उस पर जुर्माना अधिरोपित करेगी और उसके खिलाफ प्रतिवेदन बना करके, इस्तगासा भी जिसको बोल देते हैं, वो स्पेशल कोर्ट जो फास्ट ट्रैक कोर्ट हर जिले में बनाई है पूरे देश भर में, वहां भेजेगी।
वहां से उनकी कुर्की जब्ती का ऑर्डर लेगी और 60 दिन के अंदर अंदर उनकी कुर्की करके फिर उनकी उस जमीन को या प्रॉपर्टी को जो भी है नीलाम करेगी और तमाम विक्टिम्स का जो भी आवेदक उनके पास होंगे उनका भुगतान करेगी उनकी जमा राशि के 2 से 3 गुना तक। इसमें यही प्रक्रिया है और ज्यादा कोई प्रक्रिया नहीं है साहब। और कंपिटेंट अथॉरिटी ही ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएगी। जो विक्टिम है, आवेदक है, उसको भी कंपिटेंट अथॉरिटी के समक्ष 1 या 2 बार प्रस्तुत होना होगा, तारीख पर आना होगा, अपना पक्ष रखना होगा और एक एफिडेविट भी उससे कंपिटेंट अथॉरिटी लेगी कोर्ट के लिए कि कहीं वो कोई गलत आदमी तो नहीं है, सच में वो वही आदमी है जिसने पैसा जमा किया था या जमाकर्ता का वारिस है या नॉमिनी है। तो 2-3 बार की प्रक्रिया रहेगी और उसके बाद कंपिटेंट अथॉरिटी जो आवेदक है, चूंकि आवेदन में ही उनका अकाउंट नंबर मांगा जा रहा है, तो जो उनका जमा राशि है या जो उनको कंपनसेशन और जमा राशि प्लस मिलना है वो उनके अकाउंट में ही ट्रांसफर किया जाएगा सर। ये जो 80 दिन का जो आप बात कर रहे हैं, ये फॉर्म भरने से शुरू हो जाता है या जब संबंधित अधिकारी जो नोटिस भेजेगा तब से शुरू होगा? संबंधित अधिकारी जिस दिन नोटिस भेजेगा तब से सब। तब सारा इंडिया का मामला बड़ा पेचीदा है। जैसे आप बोल रहे हैं कि संपत्ति को नीलाम करके पैसा दिया जाएगा, यदि वो नहीं दे पाता है, सुब्रत राय बोला भाई सेबी को पैसा देना है। सुप्रीम कोर्ट ने भी संपत्ति जब्त करने का आदेश दे रखा है सारा की, लेकिन लंबे समय से केस भी चल रहा है, लेकिन कोई एक पैसे की संपत्ति नीलाम हुई नहीं है। तो इन परिस्थितियों में इन ठगी कंपनियों की संपत्ति कैसे नीलाम होगी और कैसे निवेशकों को पैसा मिलेगा, थोड़ा इसके बारे में बताइए। सर ये टाइम बाउंड एक्ट है राजपूत साहब। इसमें अगर तय समय सीमा के अंदर आप उनकी संपत्ति नीलाम नहीं कर सके, लोगों का भुगतान नहीं कर सके, ट्रायल कंप्लीट नहीं कर सकते, तो जो सक्षम अधिकारी हैं, नोडल ऑफिसर हैं, उनके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। जैसे आरटीआई में आपने देखा होगा ना कि 30 दिन के अंदर जवाब दो, नहीं दोगे तो जो भी पीआईओ होता है उस पर जुर्माना हो जाता है, उसकी डी खोल दी जाती है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, उसकी सर्विस बुक में रेड मार्क कर दिया जाता है। तो इस वजह से वो 30 दिन के अंदर अंदर सूचना उपलब्ध कराता है, चाहे झूठी सूचना दे लेकिन वो उसको रिप्लाई जरूर करता है। तो कंप्लायंस करना पड़ेगा सर इसमें। ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ये सेबी नहीं है जहां टाइम बाउंड ना हो जी 6 महीने की तारीख दे दो या 1 साल की। ऐसा नहीं है, इसमें सब कुछ तय है। आपको पहला नोटिस तब देना है, दूसरा तब देना है, वारंट तब निकालना है, कुर्की तब करनी है, नीलामी तब करनी है और भुगतान तब करना है। 180 दिन के अतिरिक्त केवल 2 महीने का समय और ट्रायल कोर्ट या कंपिटेंट अथॉरिटी ले सकते हैं। और अब तो आंदोलन इतना तेज है साहब, लोग इतना जाग गए कि जो काम 180 दिन में होना था, मुझे लगता है वो केवल 80 दिन में हो जाएगा। ठगी जो ठगी कंपनियों की पैसा तो आप बोल ही रहे प्रावधान है मिलेगा, तो जो ठगी कंपनी के निदेशक हैं, जो उनके पदाधिकारी हैं, जिन लोगों ने ठगी की है, तो उनको सजा का क्या प्रावधान है इस कानून में? सर इसमें 2 तरह की सजाएं हैं। एक तो नॉर्मल सजा है 1 से 3 साल तक, जो पहली बार कोई अपराध कर रहा है, ठगी का काम किया है, सिंपली 2, 4, 10, 5 लोगों के साथ किया है। लेकिन जो बार बार ठगी करता है, सुब्रत राय सहारा जैसा आदमी, ऐसे आदमी को तो उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है इसमें। और 23 मार्च को जो हमारा बड़ा सत्याग्रह फांसी दी जाए, और ये करना पड़ेगा सरकार को। आपातकालीन सत्र बुलाना पड़ेगा संसद का, तमाम स्टेट्स को बुलाना पड़ेगा असेंबली सत्र, और ठगों को फांसी देने का प्रोविजन करना पड़ेगा। क्योंकि सब 20 करोड़ लोगों की जिंदगी तबाह की है, 5 लाख लोग आत्महत्या कर चुके हैं, 1250 सैनिकों ने आत्महत्या की है। एक और कल आप देख रहे होंगे ग्रीन टच वाला जो स्कैम हुआ है, उसमें भी 8000 फौजियों के साथ ठगी का मामला सामने आया है कि प्रेजेंट 8000 फौजियों को ठगा गया है। तो ये करना पड़ेगा साहब सरकार को, अब नहीं करेगी तो धूल दूसरित कर देंगे सरकार को। तो ये माना जाए कि आप लोगों का जो आंदोलन चल रहा है उसमें भुगतान तो होगा ही, लेकिन जो ठगी कंपनी के निदेशक हैं, पदाधिकारी हैं, जो जिन लोगों ने ठगी की है, वो जेल में भी जाएंगे। जेल भी जाएंगे, फांसी के फंदे पर झूलेंगे साहब। मैं जबलपुर का कार्यक्रम बना रहा हूं, मध्य प्रदेश का, और जबलपुर वो भूमि है जहां से ठगों को गोली मार देने के आदेश कर दिए थे शासन ने कि जो भी ठग नजर आए इनकाउंटर कर दो। तो मैं जबलपुर पर जाकर के वहीं से ये घोषणा करूंगा कि भैया अब इनकाउंटर तो नहीं, लेकिन कम से कम फांसी की सजा निर्धारित कर दी जाए ठग कंपनीज के डायरेक्टर्स को, सीएमडीज को। तो फांसी का प्रावधान करवाएंगे हम सब, हर हाल में करवाएंगे।
जब तक ठगों को फांसी के फंदे पर नहीं लटका जाएगा, हिंदुस्तान ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र के रूप में स्थापित नहीं हो पाएगा। ये करना पड़ेगा राजपूत साहब, अभी समय की मांग है। एक मामला देश में और उभर के आया है, अडानी ग्रुप का, जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट जारी हुई है, हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट, जिसमें नेथन एंडरसन जो उनके जो संस्थापक है, कि एकदम से एक रिपोर्ट आने के बाद में 5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है, और उसमें LIC का भी पैसा लगा हुआ है, SBI से भी लोन, दुनिया भर से लोन ले रखा है गौतम अडानी ने। तो आप जो इसमें अडानी ग्रुप के पर जो उंगली उठी है, जो रिपोर्ट आई है आपकी हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी की, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए साहब, वो रिपोर्ट वगैरह मैं ज्यादा पढ़ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैं तो ठगी मामलों में ही ज्यादा अपना ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ, दूसरे विषयों पर ज्यादा मेरा ध्यान नहीं है। लेकिन मुझे ये तो पता है कि चाहे वो अडानी हो या अंबानी हो या रामदेव हो या कोई और उद्योगपति हो, इन सब ने कम से कम मुनाफाखोरी तो किया ही, जनता का शोषण तो किया ही है। तो हमारा जो आंदोलन है ठग मुक्त बेईमान रहित भारत का, इसको राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने का, उसमें ये तमाम लोग लपेटे में आते हैं। जिसने भी कहीं 1 रुपए का भी गैर कानूनी धंधा अगर किया है, जनता का कहीं शोषण किया है, राष्ट्र का कहीं अहित किया है, तो वैसे तमाम लोगों के खिलाफ हैं। और मेरी नजरों में तो ये तमाम ज्यादातर ठगी हैं साहब। तो 5 लाख करोड़ का घाटा इसने पहुंचाया है हिंदुस्तान को, 20,000 करोड़ रुपए LIC को, ये मोटी मोटी रिपोर्ट मैंने भी पढ़ी थी कि 20,000 करोड़ का नुकसान इसने भारतीय जीवन बीमा निगम को पहुंचा दिया है, जो एक हमारे देश की मतलब बड़ी सम्मानित संस्था थी। पूरा देश जिस पर गर्व करता था, उसको भी इसने मतलब LIC को चपेटे में ले लिया है और एक तरह से तबाह करने की स्थिति में पहुंचा दिया है। तो बड़ी गंभीर विषय है और चिंता का विषय है हमारे लिए कि अब आखिर देश का होगा क्या। अडानी और अंबानी को इतना कर्ज बांट दिया है सरकारी बैंकों से, सरकारी संस्थानों से हमारी सरकार ने, कि अगर ये कहीं भाग गए विजय माल्या की तरह और नीरव मोदी की तरह, तो पूरा देश रसातल में चला जाएगा, हमारी स्थिति लंका से ज्यादा बुरी हो जाएगी सब। हाँ, तो तो मतलब ये लाल जी, एक चिंता का विषय तो है प्रश्न हमारे आज की परिस्थिति में एक प्रश्न बहुत तेजी से उठता है कि जैसे गौतम अडानी बहुत तेजी से आगे बढ़े और ये माना जा रहा है कि सारे तंत्र को केंद्र सरकार ने कब्जा रखा है, तो इन परिस्थितियों में आप अपने आंदोलन को किस रूप में देख रहे हैं? सर, मेरा आंदोलन अभी तक ठगी पीड़ितों पर केंद्रित है राजपूत साहब। मैं तो बार बार उस बात को दोहराता हूं कि जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर की सभा में आए थे और उन्होंने कहा था कि भैया इंद्रप्रस्थ वापस कर दे, पांडवों का 13 वर्ष का वनवास पूरा करके आ गए, इसी में भलाई है। उसने कहा इंद्रप्रस्थ तो नहीं दूंगा तो 5 गांव दे दे, वहां शांति से रह लेंगे, तुझसे झगड़ा नहीं करेंगे, वचन देता हूं मैं। उसने कहा मैं सुई की नोक की बराबर जमीन भी नहीं दूंगा। तो मेरी लड़ाई केवल अभी इंद्रप्रस्थ तक सीमित है कि भाई न्यायपूर्ण ढंग से सरकार ने कानून बनाया है, पार्लियामेंट ने कानून बनाया है, असेंबलीज ने कानून बनाया है कि पीड़ितों का भुगतान हो, ठगी पीड़ितों का, तो केवल भुगतान कर दो। अगर भुगतान नहीं करोगे तो फिर सर्वनाश तय है राजपूत साहब, एक फिर किसी को नहीं छोड़ेंगे हम। तो आपने 23 मार्च शहीदी दिवस का टारगेट रखा है भुगतान कराने का। यदि किन्हीं परिस्थितियों में 23 मार्च शहीदी दिवस तक भुगतान नहीं हो पाता है, तो आगे की क्या रणनीति है? रणनीति साफ है सब, उसमें स्पष्ट है, खुलेआम कह रहे हैं मतदान का बहिष्कार करेंगे। और 20 करोड़ जमाकर्ता तब तक जाग चुके होंगे, मतदान में भाग नहीं लेंगे। 20 करोड़ जमाकर्ता परिवार है साहब। वोटर जो है 60 करोड़ है। मैं पूरे देश में घूम रहा हूँ, कोई घर ऐसा नहीं मिला जहां जो है ठगी पीड़ित ना हो कोई। संपूर्ण बहिष्कार हो जाएगा और आप समझ सकते हो जब मतदान का संपूर्ण बहिष्कार हो जाएगा तो क्या स्थिति होगी। और बहिष्कार से पहले ही बहुत बुरी स्थिति हो सकती है। आप देखना 23 मार्च को जब 20 लाख लोग दिल्ली में प्रवेश करेंगे तो 50-60 हजार किसानों के डर से जब प्रधानमंत्री रो गया था, माफी मांग ली थी, कृषि कानून वापस ले लिए थे, तो यहाँ तो हम बने बनाए कानून को क्रियान्वित करने की मांग कर रहे हैं। और 20 लाख से कम लोग दिल्ली में नहीं आएंगे इस बार 23 मार्च को। आप देखना साहब, देखने लायक नजारा होगा, अद्भुत सत्याग्रह होगा, इतिहास बनेगा दुनिया के इतिहास में। एक अहिंसक क्रांति होगी और इस क्रांति के समक्ष प्रधानमंत्री तो क्या सबको झुकना पड़ेगा और सत्य और न्याय की विजय होगी, लोगों का भुगतान होगा। मैं
संतुष्ट हूं पूरी तरह से। मुझे पता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश या सिस्टम में बैठा हुआ सफाई कर्मचारी से लेकर डीजी तक गोबर नहीं खाता, अन्न खाते हैं। सबको इतनी समझ है कि यार 20 करोड़ लोग फूंक भी मार देंगे तो उड़ जाएंगे सारे के सारे हवा में, तो भुगतान हो जाएगा साहब। मैं निश्चिंत हूं इस बात को लेकर। मुझे पता है क्रांति कोई नहीं चाहेगा, संपूर्ण क्रांति, और मैं भी नहीं चाहता संपूर्ण क्रांति, मेरी भी इच्छा नहीं है। मैं केवल भुगतान तक सीमित हूं कि लोगों का भुगतान हो जाए तो मैं भी मुक्त होकर के अपना तपस्या करूं, राम नाम की माला फेरूं। तो अंत में निवेशकों से क्या कहना चाहेंगे? निवेशक साथियों से मैं यही कहना चाहूंगा कि तमाम साथी अपने अपने भुगतान के आवेदन बट्स एक्ट कानून के तहत, अपने लोकल पीआईडी एक्ट्स के तहत अपने अपने जिलाधिकारी को अवश्य कर दें, ताकि 23 मार्च तक सबका भुगतान हो जाए। चूंकि कानून ये कहता है कि अगर आप आवेदन नहीं करोगे तो आपका भुगतान करने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी तभी बनती है जब आप भुगतान का आवेदन करें। तो तमाम साथी अपने अपने भुगतान के आवेदन कर दें, और 23 मार्च तक अगर उनका पैसा उनके खातों में नहीं आता है तो तमाम साथी अपने अपने उस भुगतान के आवेदन की छाया प्रति लेकर 23 मार्च शहीदी दिवस को दिल्ली कर्तव्य पथ पर संसद भवन पर आए, ताकि हम प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति जी को ये दिखा सकें कि आपने देश की जनता को ये वचन दिया था बट्स एक्ट 2019 के तहत कि आप उनका भुगतान 180 दिन में करेंगे, और आपने अपने इस वचन की पूर्ति नहीं की है। इसलिए या तो आज ही इस वचन की पूर्ति करें, तमाम लोगों का पैसा वापस करें, क्योंकि तब तक डिस्ट्रिक्ट डाटाबेस बन चुका होगा, स्टेट डाटाबेस बन चुके होंगे, सेंट्रल डाटाबेस बन चुका होगा। तमाम ठगी पीड़ित जितने भी हैं देश के 20 करोड़ या 50 करोड़ या 1 करोड़ जो भी हैं, अभी अनुमान है, ये सच क्या है, सच तो ये डाटा से ही मालूम पड़ेगा आवेदनों से। तो उस डाटा के अकॉर्डिंग आप उनका पैसा उनको वापस करें तुरंत, और नहीं करेंगे तो हम आपका प्रतिकार करेंगे, विरोध करेंगे। ये मैं कहना चाहता हूं कि तमाम साथी 23 मार्च को जितने भी ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार आवेदक हैं, जो अपना अपना आवेदन दाखिल कर चुके होंगे, चाहे डाक के माध्यम से या बाई हैंड जैसे भी उन्होंने किया है, वो सब अपने अपने दावे की छाया प्रति लेकर 23 मार्च को दिल्ली पधारें। और निश्चित रूप से सर 23 मार्च को ही भुगतान होगा, सबका भुगतान होगा। राजपूत साहब, मनोहर लाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फाइट फॉर राइट के इस लाग ना लपेट कार्यक्रम में बात करने के लिए। जी धन्यवाद आपका भी। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।